तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों के सामान्यतः 3 प्रकार के संयोजन होते हैं, लेकिन वो 3 प्रकार के संयोजन 2 प्रकार के संयोजन से बने हुए होते हैं। पहला जो संयोजन है वो है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा जो संयोजन है वो है समांतर क्रम संयोजन, तीसरे संयोजन का नाम इसमें नहीं लिखा गया है जिसका नाम है मिश्रित संयोजन। लेकिन उसका नाम इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि मिश्रित संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का मिक्स होता है, मिश्रण होता है, इसलिए। यानी एक्चुअल में अपन देखें तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम 2 ही प्रकार के संयोजन है। अब आप समझोगे, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि एक्चुअल में आप क्या पढ़ रहे हो, एक्चुअल में आपको क्या पढ़ाया जाता है, एक्चुअल में आप कैसे पैसा बर्बाद कर रहे हो। आप में से इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इस क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनमें से कोई भी एक बच्चा जिसको ये चैप्टर कोचिंग में पढ़ा दिया गया हो, मुझे आंसर दे, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? कोई भी एक बच्चा। मुझे पता है कि आपकी कोचिंगों में चैप्टर आपको शायद कईयों को पढ़ा दिया है, कईयों को नहीं भी पढ़ाया होगा, पर कईयों को पढ़ा दिया है। तो कोई बता सकता है श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा ये नाम बताए अपना कि भाई उसे ये चीज पढ़ा दी गई है। मुझे सुन पा रहे हो आप बच्चे? सर पढ़ाया तो मेरे को तो नहीं है, कुल मेरे को याद है ये। बताओ बेटा। ऐसे संयोजन जिसमें किसी एक सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है, इस अवस्था को श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। आपको ये बताया गया है कि, या नहीं बताया गया है, या आपने पढ़ा है कहीं पर कि जब किसी सेल का नहीं है, एक्चुअल में ये जो है वो संधारित्र है, तो संधारित्र की हम बात करेंगे कि जब किसी संधारित्र का ऋण टर्मिनल दूसरे संधारित्र के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो तो इसे हम इसका श्रेणीक्रम संयोजन कह सकते हैं। इसी प्रकार की एक परिभाषा आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ी होगी। जब किसी एक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा हुआ होता है तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। ये दोनों ही परिभाषा पूरी तरह से रॉन्ग परिभाषा है, और मैं आपको गारंटी के साथ में कहता हूं कि आप जहां पर भी पढ़ने जाएंगे आपको यही परिभाषाएं बताई जाएंगी, लेकिन ये पूरी तरह से सही परिभाषा नहीं है। ये पूरी तरह से सही परिभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्रेणीक्रम संयोजन कैसे जुड़ा होता है ये उसको बताता है, श्रेणी क्रम की परिभाषा को नहीं बताता। तो श्रेणी क्रम की परिभाषा क्या है? श्रेणी क्रम की परिभाषा संधारित्र के लिए और प्रतिरोध के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। जब भी हम किसी संधारित्र को डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए अभिलाक्षणिक हमें पता होना चाहिए। अभिलाक्षणिक का मतलब होता है उसके वो गुण जिससे संधारित्र को पूरी तरह से डिफाइन किया जा सके। अब संधारित्र को डिफाइन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक तो संधारित्र की धारिता चाहिए, एक संधारित्र की प्लेट पर कितना आवेश है ये चाहिए, और एक संधारित्र की प्लेटों के मध्य कितना विभवांतर है ये हमें चाहिए। 3 चीजों की हमें आवश्यकता होती है किसी भी संधारित्र को डिफाइन करने के लिए। तो अब अगर मैं किसी भी संधारित्र के श्रेणीक्रम संयोजन को समझाना चाहूं तो हमेशा याद रखिएगा, धारिता तो हम ज्ञात करेंगे किसी भी संयोजन के लिए। किसी भी संयोजन में चाहे वो श्रेणी क्रम हो चाहे वो समांतर क्रम हो, परिणामी धारिता का मान उस संयोजन में जुड़े हुए संधारित्रों की धारिताओं पर निर्भर करता है। यानी आप इस धारिता को तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब आपके पास में बची है 2 राशियां, एक है Q और दूसरा है V। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की सभी प्लेटों पर आवेश का जो परिमाण होता है वो समान होता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में विभव का जो मान है वो समान होता है। और इसी से हम परिभाषा देंगे कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन, ध्यान से सुनिएगा, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण समान रहता है या समान होता है, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब ये समान कब होता है? तो ये समान उस परिस्थिति में भी होता है जिस परिस्थिति में सभी संधारित्रों की धारिताएं बराबर है, और उस परिस्थिति में भी होता है जिस परिस्थिति में सभी संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग है। यानी संधारित्रों की धारिताएं चाहे अलग हो चाहे बराबर हो, इनकी प्लेटों पर आवेशों का परिमाण
सदैव समान रहता है। लेकिन एक खास बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लीजिए आपके पास में 3 संधारित्र है, प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। और आपके पास में एक संयोजन ऐसा और है जिसमें 3 संधारित्र हैं, जिसमें एक की धारिता 2 माइक्रोफेरेड है, एक की धारिता 6 माइक्रोफेरेड है और एक की धारिता 7 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। ये 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, जिसमें तीनों की धारिता 3 माइक्रोफेरेड है। दूसरे संयोजन में 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं जिनमें तीनों संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग है। मैंने आपको कहा था संधारित्रों का ऐसा संयोजन, ध्यान से सुने, आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, क्लियरली आप इसको समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी आता है और आपने अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। दूसरी बात यह है कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से ही जुड़ा हुआ एक और टॉपिक आप देखोगे जो आपके सिलेबस में है, वो है सेलों का संयोजन, और एक टॉपिक है आपके सिलेबस में प्रतिरोधों का संयोजन। तो 3 प्रकार के संयोजन है जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन जैसे हैं, और तीनों एक जैसे हैं, लगभग एक जैसे हैं, तीनों का कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसा है, तरीके अलग हैं, वेरिएबल्स अलग हैं, लेकिन तरीका कॉन्सेप्ट जो है वो एक जैसा है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन। जैसा कि मैंने आपको बताया, संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पहला हम पढ़ेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर, या हम कहें कि संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण समान रहता है, इसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये उस कंडीशन में भी समान रहता है जब संधारित्रों की धारिताएं बराबर होती है, और उस कंडीशन में भी समान रहता है जिस कंडीशन में संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं एक उदाहरण के रूप में इसको समझाऊंगा। मान लीजिए कि 3 संधारित्र आपके पास में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तीनों की धारिताएं 3 माइक्रोफेरेड है, और एक और संयोजन है जिसमें प्रत्येक संधारित्र जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं उनकी धारिताएं 2 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड और 7 माइक्रोफेरेड है। अब मैंने कहा कि इस संयोजन में प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण समान होगा। तो ये जो 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं, मान लिया इनमें से पहली प्लेट पर आवेश का परिमाण मान लो कि 2 माइक्रो कूलाम है, 1 मिनट के लिए मान लो 2 माइक्रो कूलाम है, तो हम कहेंगे दूसरे संधारित्र और तीसरे संधारित्र की प्लेटों पर भी आवेश का परिमाण समान होगा, यानी 2 माइक्रो कूलाम ही होगा। लेकिन जब ये संधारित्र अलग अलग धारिता के जुड़े होंगे तब भी इन पर आवेश का परिमाण तो समान होगा, लेकिन 2 माइक्रो कूलाम नहीं होगा। 2 माइक्रो कूलाम नहीं होकर कितना होगा? कितना भी हो सकता है। ये बैटरी की वोल्टता पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि उस बैटरी की वजह से पहले संधारित्र की प्लेट पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश है, तो दूसरे संधारित्र की प्लेट पर भी 1 माइक्रो कूलाम का आवेश होगा, और तीसरे संधारित्र की प्लेट पर भी 1 माइक्रो कूलाम का आवेश होगा। तो आपको मैं इस पूरी भाग में ये समझाना चाहता हूं कि संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग हो चाहे बराबर हो, संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश का परिमाण हमेशा समान रहता है। लेकिन ये जो समान है वो एक कंडीशन में एक बार समान होता है और दूसरी कंडीशन में दूसरा मान समान हो सकता है। यानी कि जो आवेश है उसका मान इनकी धारिताओं पर निर्भर तो करता है कि कितनी धारिता के संधारित्र लगाए गए। समान का मतलब ये नहीं है कि आप चाहे जिस धारिता का संधारित्र लगा दो हमेशा एक ही चीज बनेगी। मैंने समान कहा है, मैंने कांस्टेंट नहीं कहा है। ध्यान रखना एक बात को, आप क्या करते हो, कांस्टेंट को और समान को मिक्स कर देते हो। कांस्टेंट का मतलब होता है जो हर कंडीशन में एक जैसा रहे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कूलाम बल का नियम पढ़ा है, उस कूलाम बल के नियम में आपने पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब 2 आवेश जिनके बीच में बल लग रहा है, वो आवेश आप कितने भी मान के ले लीजिए, उनके बीच की दूरी कितनी भी ले लीजिए, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमेशा 9 × 10⁹ ही बना रहता है। ये कभी भी चेंज नहीं होता है। इसको अपन कहते हैं कांस्टेंट, स्थिरांक।
और ये जो मैं कह रहा हूं समान, इसका मतलब है किसी एक कंडीशन में एक समान और दूसरी कंडीशन में जो मान समान है वो सभी संधारित्रों के लिए तो समान होगा, लेकिन पहली कंडीशन से डिफरेंट होगा। जैसे 3 माइक्रोफेरेड में 2 माइक्रोकूलम सभी पर बराबर है और दूसरी कंडीशन में 1 माइक्रोकूलम सभी पर बराबर है, लेकिन 2 और 1 माइक्रोकूलम ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यानी हर कंडीशन में जो आवेश का एक समान मान है वो हर कंडीशन के लिए अलग अलग होगा। एक समान तो होगा लेकिन केवल उन 3 संधारित्र, 4 संधारित्र, 5 संधारित्रों पर ही एक समान होगा जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। कोई अलग 3 या 4 या 5 या 6 संधारित्र जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं उन पर भी एक समान होगा, पर ये मान उन पर लागू नहीं हो पाएगा, उन पर कोई अलग मान लागू होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी संयोजन में 2, 3 या 4 संधारित्र जुड़े हुए हैं और उनमें किसी एक संधारित्र की प्लेट पर Q1 आवेश है तो सभी पर Q1 आवेश होगा। यानी जो मैंने कहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान समान रहता है, ये केवल समान मान कितना रहता है ये उस संयोजन में जुड़े हुए संधारित्रों की धारिताओं पर निर्भर करता है। ये समान मान चेंज हो सकता है तब जब संधारित्रों की धारिताएं चेंज हो जाए, लेकिन अगर ये चेंज भी हुआ तब भी ये सभी पर बराबर ही चेंज होगा, बराबर ही बना रहेगा। जैसे मैं एक और उदाहरण ले रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास में 2 माइक्रोफेरेड का, 3 माइक्रोफेरेड का और 4 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र है। ये 3 संधारित्र तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए एक बैटरी से, और प्रत्येक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान 1 माइक्रोकूलम आ गया। तो इस 1 माइक्रोकूलम के एक समान होने का मतलब है कि इन तीनों पर एक समान होगा। पर अगर आपने इन तीनों में से एक की भी धारिता चेंज कर दी या इसके श्रेणी क्रम में आपने एक और संधारित्र जोड़ दिया, मान लीजिए 6 माइक्रो फेरेड का, तो हम कहेंगे कि अब भी इन सभी संधारित्रों पर आवेश का मान एक समान ही रहेगा, परंतु एक समान ये 1 माइक्रोकूलम नहीं रहेगा। अब वो एक समान मान पहले वाले एक समान मान से थोड़ा सा अलग होगा। अब मान लीजिए प्रत्येक संधारित्र पर 0.5 माइक्रोकूलम आ रहा है सपोज, तो प्रत्येक पर 0.5 माइक्रोकूलम होगा। तो एक समान मान का मतलब क्या है? किसी एक कंडीशन में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्रों पर एक समान। एक समान मान का मतलब सिर्फ उस एक कंडीशन के लिए एक समान लागू होगा, वो सभी कंडीशनों के लिए एक समान लागू नहीं होगा। वो कि आप कितने भी संधारित्र जोड़ दो तो ये कांस्टेंट ही रहे, कांस्टेंट नहीं रहेगा। उस एक कंडीशन के लिए एक मान एक समान होगा, दूसरी कंडीशन के लिए दूसरा मान एक समान होगा, तीसरी कंडीशन के लिए तीसरा मान एक समान होगा। क्लियर है मेरी बात? क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? यस सर। चले आगे हम। तो नंबर 1 बात हमें पता चली है कि किसी भी, हर्षित सोनी कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं सर, आपने पूछा समझ में आ गया इसलिए बोला मैं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। तो हम जो बात कर रहे थे उसी पर हम आते हैं। हम क्या कह रहे थे कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की सभी प्लेटों पर आवेश का जो मान है, आवेश का जो परिमाण है वो समान बना रहता है। ये समान हर कंडीशन में एक जैसा समान नहीं होगा, हर कंडीशन के लिए ये समान मान भी अलग अलग समान मान होगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर संधारित्रों की धारिताएं बराबर हैं तो भी इन पर आवेश का परिमाण समान रहता है, और अगर अलग अलग है तो भी समान रहता है। ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात कि अगर आप किसी चित्र को देख करके समझना चाहें कि वो जो संधारित्र हैं उन संधारित्रों का जो संयोजन है वो श्रेणी क्रम संयोजन है या किसी और प्रकार का संयोजन है, तो चित्र को देख करके आप कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि मान लीजिए आपको ये 2 संधारित्र बना दिए, ये एक संधारित्र और ये दूसरा संधारित्र, ठीक है, ये 2 संधारित्र बना दिए। अब आप इन दोनों संधारित्रों को देख रहे हो और देख करके पता लगाना चाहते हो कि ये श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए या समांतर क्रम संयोजन में। ना तो आपके पास में ये लिख के दिया गया है कि इनकी वोल्टता कितनी है, ना ही आपको ये लिख के बताया गया है कि इन पर आवेश जो है उसका मान कितना है।
तो आप कैसे पहचानोगे? तो चित्र को देख करके हम कैसे पहचाने कि दो जो संधारित्र हैं वो श्रेणी क्रम संयोजन में है, समांतर क्रम संयोजन में? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो या 10 हो, कितने भी हो, यदि किसी संयोजन में जुड़े हुए सभी संधारित्रों में से प्रथम संधारित्र की कोई एक प्लेट, माना ऋणावेशित प्लेट, माना ऋणावेशित प्लेट, दूसरे संधारित्र की धनावेशित प्लेट से जुड़ी हुई हो, और इसी प्रकार से दूसरे प्लेट में, ये 2 की जगह 3 संधारित्र से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। ये एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, और ये तीसरा संधारित्र है, ये C1, C2 और C3। यदि किसी एक संधारित्र की या पहले संधारित्र की ऋणावेशित प्लेट दूसरे संधारित्र की धनावेशित प्लेट से, दूसरे संधारित्र की ऋणावेशित प्लेट तीसरे संधारित्र की धनावेशित प्लेट से इस प्रकार से जुड़ी हुई हो कि इन सभी संधारित्रों में से सिरे वाले संधारित्र, ध्यान से सुनिएगा, सिरे वाले संधारित्र किसी अन्य स्रोत से या अन्य विभव उत्पन्न करने वाले स्रोत जैसे बैटरी या सेल से जुड़े हुए हों, तब इसे हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक संधारित्र आपस में जुड़ रहे हों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो उनकी केवल एक विपरीत आवेशित प्लेट ही आपस में जुड़ी हुई हो, तब इसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, यदि उनकी कोई एक विपरीत आवेशित प्लेट ही सीधे एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, तो उन्हें हम श्रेणी क्रम संयोजन में कह सकते हैं। अब मैं यहां 2 उदाहरण लूंगा और उन 2 उदाहरणों से हम आश्चर्यजनक चीज यहां पर देखेंगे। मान लीजिए आपके पास में ये एक संधारित्र है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है। इसको मैंने एक ऊर्जा स्रोत से जोड़ दिया है, इसको मैंने एक ऊर्जा स्रोत से जोड़ दिया है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, और ये पहले प्लेट की एक, पहले संधारित्र की एक प्लेट दूसरे संधारित्र से, दूसरे की एक प्लेट तीसरे संधारित्र से जुड़ी हुई है। ये प्लस आवेशित है, ये माइनस आवेशित है, ये प्लस आवेशित है, माइनस आवेशित है, प्लस आवेशित है, माइनस आवेशित। अभी ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मैं यहां एक संधारित्र और जोड़ देता हूं, ये एक संधारित्र मैंने और जोड़ दिया है, तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये दोनों संधारित्र अब श्रेणी क्रम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों संधारित्रों की एक प्लेट आपस में सीधे जुड़ी हुई तो है, परंतु इस जुड़ाव से कोई तीसरी वस्तु या तीसरा संधारित्र भी जुड़ा हुआ है। यदि कोई 2 संधारित्रों की, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई 2 संधारित्रों की केवल एक विपरीत आवेशित प्लेट एक दूसरे से सीधे जुड़ी हुई हो और इस सिरे से जिससे ये आपस में जुड़ी हुई है कोई और नहीं जुड़ा हुआ हो, तब इसे हम श्रेणी क्रम में कहते हैं। ये दोनों जो संधारित्र हैं, इन दोनों संधारित्रों की केवल एक प्लेट जुड़ी हुई होनी चाहिए, नंबर 1 बात। दोनों विपरीत आवेशित होनी चाहिए, नंबर 2 बात। और नंबर 3 बात कि जो सिरे से आपस में जुड़ी हुई है इससे कोई तीसरा नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब हम इसे श्रेणी क्रम में कहेंगे। तो मैं ये जो पहला संधारित्र C1 और दूसरा संधारित्र C2 है, इसे श्रेणी क्रम में नहीं कह सकता हूं। लेकिन दूसरे संधारित्र C2 और तीसरे संधारित्र C3 को हम श्रेणी क्रम में कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों संधारित्रों का केवल एक प्लेट, वो भी विपरीत आवेशित, एक माइनस एक प्लस, आपस में जुड़ी हुई है, और जिस सिरे से आपस में जुड़ी हुई है उससे कोई तीसरा नहीं जुड़ा हुआ है, उससे कोई तीसरा नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे श्रेणी क्रम संयोजन में कह सकते हैं। अभी एक और उदाहरण मैं आपको लूंगा और उस उदाहरण को देख करके आप मुझे बताइएगा क्या ये श्रेणी क्रम संयोजन में है या पास नहीं है। तो ये मान लीजिए आपके पास में एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, और ये मैंने यहाँ पर इसको जोड़ दिया है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये इसकी प्लस आवेशित प्लेट है, ये इसकी माइनस आवेशित, ये प्लस आवेशित प्लेट है, ये माइनस आवेशित प्लेट है। ठीक है, ये मैंने दोनों को जोड़ दिया है।
अब मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं या नहीं है? सर। क्या ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं या नहीं है? सर नहीं नहीं है ना, नहीं है सर। हाँ नहीं है तो सर। हम कहेंगे हम ये कहेंगे दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में नहीं है। एकांत ने और हर्षित ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने श्रेणी भी क्रम में दिया। क्यों नहीं है, तो रामकिशन ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो ये श्रेणी क्रम में क्यों नहीं है, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा था कि जब दो संधारित्र, ध्यान से सुनना, उनकी केवल एक प्लेट आपस में जुड़ी हुई हो, जो प्लेट आपस में जुड़ी हुई हो वो विपरीत आवेशित हो, तो आपको ये तो दिखाई दे रही है कि माइनस प्लेट प्लस से जुड़ी हुई है, लेकिन आप ध्यान से देखो ये प्लस प्लेट भी तो माइनस से जुड़ी हुई है। तो क्या केवल एक प्लेट जुड़ी हुई है आपस में? हम कहेंगे नहीं, एक प्लेट नहीं जुड़ी हुई है, इसकी तो दोनों प्लेटें जुड़ी हुई है, इसकी तो दोनों प्लेटें जुड़ी हुई है, इसलिए ये श्रेणी क्रम संयोजन में नहीं कहलाएगा। इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन में नहीं कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये इस तरीके से हो ही नहीं सकता, ये जो मैंने माइनस प्लस बनाया है ये संभव ही नहीं है। लेकिन अगर आपको ये माइनस प्लस भी नहीं दिया है, केवल चित्र दिया हुआ है, उनकी धारिता दी हुई है, तब आप कहेंगे कि नहीं, ये दोनों प्लेटें जो है उसमें केवल एक प्लेट नहीं जुड़ करके दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं, और दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में नहीं हो सकता है। तो केवल चित्र को देख करके जो परिभाषा आप शुरुआत में दे रहे थे कि अगर किसी संधारित्र की एक प्लेट दूसरे संधारित्र से जुड़ी हुई हो, दूसरे की एक प्लेट तीसरे से जुड़ी हो, तो उसको हम श्रेणी क्रम में मान लेंगे, ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो ये केवल समझने के लिए है, ये इसकी परिभाषा नहीं हो सकती। तो समझने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? नंबर एक बात कि दो संधारित्र जब जुड़े हुए हैं तो उनकी केवल एक प्लेट आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए, और जो प्लेट आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए उससे कोई तीसरा नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो अब अगर मैं इस चित्र को ध्यान से देखूं जो आप देख रहे हो, तो इसमें आप देखेंगे कि पहले संधारित्र जिसकी धारिता को अगर हम C1 माने, दूसरे संधारित्र जिसकी धारिता C2 माने, और तीसरे संधारित्र जिसकी धारिता C3 माने, कि प्रत्येक संधारित्र की केवल एक प्लेट दूसरे संधारित्र से जुड़ी हुई है, C1 की एक प्लेट C2 से जुड़ी हुई है, C2 की एक प्लेट C3 से जुड़ी हुई है। नंबर एक कंडीशन फॉलो हो गई। नंबर दो कंडीशन, विपरीत आवेशित प्लेटें ही आपस में जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं C1 की माइनस प्लेट जो है वो C2 की प्लस प्लेट से, और C2 की माइनस प्लेट जो है वो C3 की प्लस प्लेट से जुड़ी हुई है। दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। और तीसरी कंडीशन, जो प्लेटें आपस में जुड़ी हुई है उससे कोई तीसरा नहीं जुड़ा हुआ है। तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो हम कहेंगे माना तीन संधारित्र है आपके पास में C1, C2 और C3, तीनों संधारित्र V वोल्ट के एक बैटरी से जुड़े हुए हैं और ये श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनमें प्रत्येक प्लेट पर आवेश का जो परिमाण है वो Q है। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। पहले संधारित्र की धारिता है C1, दूसरे संधारित्र की धारिता है C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता है C3। ठीक है, अगर प्रत्येक प्लेट पर, हम सब जानते धारिता बराबर क्या होता है? आवेश Q बटा V, आवेश Q बटा V, आवेश Q बटा V। अगर सभी संधारित्रों, ध्यान से सुने, सभी संधारित्रों का आवेश बराबर है और उन पर विभव भी बराबर हो, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, तो क्या धारिताएं अलग अलग हो सकती हैं? क्या धारिताएं अलग अलग हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब संधारित्र के या तो केवल आवेश बराबर होगा या तो केवल विभव बराबर होगा। तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में चूंकि इनका आवेश बराबर है, इसका मतलब विभव बराबर नहीं है। याद रखने के लिए कि भाई आवेश बराबर है तो विभव बराबर नहीं होगा, और विभव बराबर है तो आवेश बराबर नहीं होगा। आवेश और विभव दोनों ही सभी संधारित्रों के लिए केवल तब बराबर हो सकते हैं जब सबकी धारिताएं बराबर हो। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे? क्योंकि तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में है और तीनों के आवेश बराबर हैं, तो अब अगर मैं प्रत्येक संधारित्र पर, हमारे पास में सूत्र क्या है? सूत्र है हमारे पास में C बराबर Q अपॉन V। अगर यहां से मैं V बराबर Q अपॉन C सूत्र को उपयोग में लूं और प्रत्येक संधारित्र के लिए V का मान निकालना चाहूं, तो कैसे मैं निकाल सकता हूं? मान लीजिए कि पहले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर का मान है V1, दूसरे संधारित्र के सिरों पर विभवांतर का मान है V2 और तीसरे संधारित्र के सिरों पर विभवांतर का मान है V3। तो देखिए हम V1 का मान कैसे निकाल सकते हैं? V1,
पहले संधारित्र के लिए V1 बराबर, अब आप देखोगे ध्यान से, इस चित्र को ध्यान से देखो तो पहले संधारित्र के दो सिरे कौन कौन से हैं? एक सिरा है A और दूसरा सिरा है C। विभवांतर का मतलब क्या होता है? दोनों सिरों के विभव का अंतर। तो पहला सिरा A माइनस दूसरा सिरा C के विभव का अंतर हो गया V1। V1 का मतलब क्या है? इन दोनों सिरों के विभव का अंतर आपको लेना है। तो VA माइनस VC, आप VA माइनस VC नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि VA माइनस VC का मतलब क्या है, सॉरी V1 का मतलब क्या है। V1 का मतलब है इसके दोनों सिरों के विभव का अंतर। अब इसमें दोनों में से प्रथम सिरा हमेशा आपको धनात्मक आवेशित भाग को लेना है और द्वितीय सिरा हमेशा ऋणात्मक आवेशित भाग को लेना है। तो हमने A को लिया प्रथम सिरा और C को लिया द्वितीय सिरा। हम सब जानते हैं किसी भी संधारित्र के लिए विभव जो होता है उसका मान Q अपॉन C के बराबर होता है। तो इस पहले संधारित्र के लिए कितना आएगा हमारे पास में? आवेश को हमने माना है Q और धारिता कितनी ली है? C1। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? V1 बराबर VA माइनस VC बराबर Q अपॉन C1। ये VA माइनस VC मैंने क्यों लिखा है ये आपको समझ में आ जाएगा आगे। आगे आपको समझ में आएगा कि इसका फायदा क्या है हमारे को। अब अगर मैं दूसरे संधारित्र के लिए निकालना चाहूं तो हम क्या कहेंगे? दूसरे संधारित्र के सिरों पर विभवांतर है V2। अब V2 का मान कितना हो जाएगा? तो दूसरे संधारित्र के दो सिरे हैं C और D, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा हमारे पास में VC माइनस VD बराबर कितना होगा? आवेश बटा धारिता। तो आवेश तो दूसरे संधारित्र में भी Q ही है, लेकिन धारिता C2 है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में? Q बटा C2। ध्यान से समझें, हमारे पास में हमने क्या निकाला? पहले संधारित्र के लिए विभव का मान V1 बराबर VA माइनस VC बराबर विभव का मान जो होता है, विभवांतर का मान जो होता है वो हमेशा आवेश बटा धारिता होता है। तो पहले संधारित्र का आवेश Q है और धारिता C1 है, इसलिए पहले संधारित्र के लिए हो गया Q अपॉन C1। दूसरे संधारित्र के लिए आ गया हमारे पास में Q अपॉन C2। अब ऐसे अगर मैं तीसरे संधारित्र के लिए निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा V3 बराबर दो सिरे कौन कौन से? एक तो D है और एक B है, तो आपके पास में आ जाएगा VD माइनस VB बराबर आवेश Q ही है और धारिता C3 है, तो ये हो गया Q अपॉन C3। तो तीनों संधारित्रों का विभव आ गया हमारे पास में। अब अगर मैं तीनों संधारित्रों के विभव को जोड़ना चाहूं, एक बार फिर से देख लीजिए, पहले संधारित्र का विभव V1 बराबर VA माइनस VC बराबर Q अपॉन C1। दूसरे संधारित्र का विभव V2 बराबर VC माइनस VD बराबर Q अपॉन C2। और तीसरे संधारित्र का जो विभव है वो होगा V3 बराबर VD माइनस VB बराबर Q अपॉन C3। अब अगर हम तीनों संधारित्रों के विभव को जोड़ना चाहें तो क्या हमारे पास में आने वाला है? देखते हैं हम। आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं पहले संधारित्र का विभव V1, दूसरे संधारित्र का विभव V2 और तीसरे संधारित्र का विभव V3 लूं और तीनों को जोड़ूं तो V1 का मान था हमारे पास में VA माइनस VC। आप देख सकते हैं हमने निकाला भी था, V1 का मान VA माइनस VC, V2 का मान VC माइनस VD, तो ये V2 का मान रख दिया VC माइनस VD और V3 का मान है VD माइनस VB, ये भी हमने निकाला था, आप देख सकते हो ये रहा VD माइनस VB। इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं तो मेरे पास में क्या आएगा? देखो VC से VC कट गया, VD से VD कट गया, क्या आ गया आपके पास में? V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर VA माइनस VB, VA माइनस VB। यानी कि तीनों संधारित्रों के विभवांतर को, विभव पतन को जोड़ा जाए तो आपके पास में ये मान आता। अब इसका मीनिंग क्या है? तो आप ध्यान से देखिएगा, जो चित्र हमने बनाया हुआ है उस चित्र पर ही मैं आ रहा हूं। हमारे पास में आ रहा है VA माइनस VB, लास्ट में क्या आ रहा है? VA माइनस VB। तो VA माइनस VB क्या चीज है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीन संधारित्र है। श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करना चाह रहे हैं? हम तुल्य धारिता निकालना चाह रहे हैं। तुल्य धारिता का मतलब यह है कि अगर इन तीनों संधारित्रों को मैं हटा दूं और हटा करके एक संधारित्र लगाऊं तो मैं जो निकालना चाह रहा हूं उसमें हम क्या चीज निकालेंगे? नंबर एक बात कि यशपाल सोनी कुछ पूछना चाहते हो क्या? यशपाल सोनी, कोई सवाल है तुम्हारा? चलो आगे बढ़ते हैं हम। खैर मैं वापस यहीं पर आ रहा हूं, मैं ध्यान से सुनना मेरी बात को,
मैं इस श्रेणी क्रम संयोजन में एक्चुअल में हम निकालना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं कि ये जो 3 संधारित्र हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अगर मैं इन तीनों को हटा करके एक संधारित्र लगाना चाहता तो वो संधारित्र मुझे कितने धारिता का लगाना होगा, मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि इन तीनों को हटा करके मैं एक संधारित्र लगाऊं तो कितनी धारिता का संधारित्र लगाऊं कि वो काम जो ये तीनों मिलकर के कर रहे हैं वो अकेला कर सके, या मैं ये कहूं कि ये तीनों मिलकर के परिणामी कार्य क्या कर रहे हैं। तो अगर मैं इन तीनों को हटा करके एक संधारित्र लगाता तो कहां लगाना पड़ता, तो आप देखें अगर मैं इन तीनों को हटा करके एक संधारित्र लगाता तो कुछ ऐसे मुझे जोड़ना पड़ता, ये ए सिरा अपनी जगह रहता, ये बी सिरा अपनी जगह रहता, ये बैटरी अपनी जगह रहती, केवल ये 3 संधारित्र हट जाते और इनकी जगह ये आ जाता, एक संधारित्र आ जाता। अब ये जो एक संधारित्र है इसका एक सिरा ए है और दूसरा सिरा बी है, तो एक्चुअल में अगर मैं ये जो एक संधारित्र है इसका विभवांतर निकालना चाहता तो इसका विभवांतर कितना होता, तो हम कहते हैं इसका विभवांतर होता VA माइनस VB। जैसे हमने बाकी संधारित्र के लिए निकाला वैसे हमने इसके लिए निकाल लिया। तो एक्चुअल में VA माइनस VB क्या है, VA माइनस VB इन तीनों संधारित्रों के तुल्य संधारित्र, इन तीनों संधारित्रों के तुल्य संधारित्र का विभवांतर है, तुल्य संधारित्र का विभवांतर। अब एक खास बात याद रखें कि जब 2 या 2 से अधिक चीजें एक दूसरे के पाशर क्रम में जुड़ी हुई होती है, समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती हैं, तो उन पर विभवांतर का मान समान होता है। मुझे ये बताओ कि ये वाला जो भाग आप देख रहे हो, ये जो संधारित्र मैंने लगाया तीनों को हटा करके एक संधारित्र और ये एक बैटरी, इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कैसे क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कब मानते हैं, जब 2 या 2 से अधिक वस्तु के दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हो। तो आप देखो इस संधारित्र का और बैटरी का एक सिरा आपस में जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा और बैटरी का दूसरा सिरा आपस में जुड़ा हुआ है, तो दोनों क्या कहलाएंगे, पाशर क्रम में। और पाशर क्रम में विभव का मान विभवांतर का मान बराबर होता है। तो अगर मुझे कोई कहता कि इस संधारित्र का विभवांतर निकालो तो हम क्या कहते हैं, VA माइनस VB। अच्छा, अगर आपको कोई कहे बैटरी का विभवांतर निकालो तो बैटरी का विभवांतर कितना होगा, बैटरी का एक सिरा है A और दूसरा सिरा है B। ये जो तार है इतना बड़ा, ये जो तार है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसके प्रत्येक बिंदु का विभव बराबर होगा। चाहे आप इस बिंदु पर विभव निकालो, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर। तार का मतलब है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान है। हालांकि विभव का मान एक समान होता नहीं है क्योंकि तार का भी अपना एक प्रतिरोध होता है, लेकिन ये माना जाता है। तो सेल का जो विभवांतर है वो कितना आ गया हमारे पास में, VA माइनस VB, और जो संधारित्र है उसका विभवांतर भी कितना आ गया, VA माइनस VB। फिर से समझ लीजिए विभवांतर निकालने का तरीका, ये हमने तीनों संधारित्र को हटाकर एक संधारित्र लगा दिया, बैटरी अपनी जगह है या सेल अपनी जगह है, इसका एक सिरा A है दूसरा सिरा B है। जब भी आपको विभवांतर निकालना है तो पहले सिरे में से दूसरे सिरे के विभव को घटा दो। तो संधारित्र का पहला सिरा A है दूसरा सिरा B है। अगर मैं सेल की बात करूं तो इसका एक सिरा क्या है, इसका भी एक सिरा A है और दूसरा सिरा B है। तो सेल का विभवांतर आ गया VA माइनस VB और संधारित्र का विभवांतर भी आ गया VA माइनस VB। इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, बराबर हुए। इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, बराबर हुए। मतलब पाशर क्रम में यानी समांतर क्रम में लगी हुई चीजों, जुड़ी हुई चीजों के सिरों पर विभवांतर हमेशा समान होता है। अब एक और खास बात, आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये इतना क्यों कर रहे हो, सेल का विभवांतर ऐसे क्यों निकाल रहे हो, VA माइनस VB। आपने ही तो बताया था कि सेल का विभवांतर तो V है, तो VA माइनस VB का टोटल मान कितना है, V। VA माइनस VB का टोटल मान कितना है, V। अब ध्यान से सुनना कि सेल का विभवांतर है VA माइनस VB और हमने ये भी माना है कि सेल का विभवांतर V है। इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब एक और चीज हमने निकाली कि जो तुल्य संधारित्र है इसका विभवांतर और सेल का विभवांतर बराबर है, VA माइनस VB, VA माइनस VB, ये वाला VA माइनस VB बराबर V है, तो ये वाला VA माइनस VB भी बराबर क्या होगा, V होगा। यानी कि सेल के सिरों पर जितना विभवांतर है उतना ही विभवांतर तुल्य संधारित्र के सिरों पर भी होगा। इस तुल्य संधारित्र का मतलब इन तीनों को हटा करके अगर मैं एक संधारित्र लगाऊं
तो उसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा? तो उसके सिरों पर विभवांतर होगा v, और ये v किसके बराबर होगा? va माइनस vb के बराबर। बस इसी बात को मैं अब काम में लेने वाला हूं। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया, कैसे ये v आया है? आइए सर। चलो तो अब आगे देखो हम सर। क्या करेंगे, हमने v1 v2 v3 तीनों को जोड़ दिया है। तो v1 v2 v3 को जोड़ने पर हमारे पास में क्या रहा है? va माइनस vb बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3, और va माइनस vb किसके बराबर है? v के बराबर है। तो हम कहेंगे v बराबर हो गया v1 प्लस v2 प्लस v3। तो ये हमारे पास में यहां से आ गया है। अब अगर मैं इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो हमारे पास में नई इक्वेशन जो आ रही है वो क्या है? हमारे पास नई इक्वेशन आ रही है v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। v1 का मान कितना है? तो v1 का मान है q अपॉन c1। v2 का मान कितना है? तो v2 का मान है q अपॉन c3। और v3 का मान कितना है? तो v3 का मान है q अपॉन c3। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, ये हमने तीनों को हटाकर एक संधारित्र लगाया है, ठीक है। देखो पहले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर था v1, दूसरे पर v2 और तीसरे पर v3, ठीक है। और ये v क्या है? इन तीनों के तुल्य संधारित्र का विभवांतर। तो हम क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन में, ध्यान से सुने मेरी बात को, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य संधारित्र के सिरों पर विभवांतर संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों के सिरों पर विभवांतर के योग के बराबर होता है। यानी आपको तुल्य संधारित्र के सिरों पर विभवांतर निकालना है तो श्रेणी क्रम संयोजन में जितने संधारित्र जुड़े हुए थे उन सबके विभवांतर को जोड़ दीजिए, आपके पास में तुल्य विभवांतर आ जाएगा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात कि जब भी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं, उसकी मैं बात करता हूं, तो श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान सभी संधारित्रों पर बराबर होता है। तो ये तुल्य संधारित्र पर भी उतना ही होगा जितना कि प्रत्येक संधारित्र पर है। यदि हर संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर Q आवेश है, Q आवेश है, तो इन तीनों का जो तुल्य संधारित्र है उसकी प्लेट पर भी Q आवेश ही होगा, उसकी प्लेट पर भी Q आवेश ही होगा, ये ध्यान रखें। तो अब अगर हम मान लें कि तुल्य संधारित्र की धारिता C है या CS है, तीनों को मिला करके जो बनने वाला संधारित्र है उसकी धारिता को अपन CS मान लेते हैं। तो ये V क्या था? तुल्य संधारित्र का विभव। अब अगर मैं इस V को हटा करके तुल्य संधारित्र के लिए मान लिखना चाहूं तो क्या लिखना पड़ेगा? V बराबर होता है Q अपॉन C, यानी कि आपको लिखना है आवेश बटा धारिता किसकी? चूंकि तुल्य संधारित्र का विभव लिखा हुआ है तो तुल्य संधारित्र का आवेश कितना होगा? जितना प्रत्येक संधारित्र पर है, बटा धारिता। धारिता कितनी है? तो ये हमने मान ली है CS, ये हमने मान लिया है कि इसका मान कितना है? CS। तो तुल्य संधारित्र का आवेश Q और धारिता CS बराबर, इन सब में से देखो क्या कॉमन आ रहा है? इन सब में से Q कॉमन आ रहा है। क्या बचा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। तो ये Q से Q कट गया, क्या आ गया आपके पास में? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फिर से समझ लेते हैं इसे एक बार। हमने यहां तक तो ये पढ़ ही लिया था, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। आप देखेंगे कि यदि मैं V1 V2 और V3 के मान रखना चाहूं तो उससे पहले V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 का अभिप्राय यह है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों के तुल्य संधारित्र का विभव सभी संधारित्रों के विभवों के योग के बराबर होता है। यदि श्रेणी क्रम संयोजन से प्राप्त तुल्य संधारित्र का विभव निकालना है तो सबका विभव जोड़ दो। तो ये हमारे पास में आ गया तुल्य संधारित्र का विभव बराबर पहले संधारित्र का विभव Q अपॉन C1, दूसरे संधारित्र का विभव Q अपॉन C2, तीसरे संधारित्र का विभव Q अपॉन C3, जो अपन पहले निकाल चुके हैं यहाँ पर V1 V2 V3 के मान निकाल चुके हैं। इन सब में से Q कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब ये V जो है इसके लिए हम मान रखना चाहे तो V तुल्य संधारित्र का विभव है, तो हमें लिखना पड़ेगा तुल्य संधारित्र का आवेश बटा तुल्य संधारित्र की धारिता। तुल्य संधारित्र की धारिता हमने मान ली CS, CS का मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन की धारिता।
अब आप देखोगे कि हमने प्रत्येक संधारित्र पर भी आवेश का मान Q लिखा है, और तीनों को हटा करके जो एक संधारित्र लगाया जाएगा उस पर भी आवेश का मान Q लिखा है। क्यों? श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर और तुल्य संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है। तुल्य संधारित्र पर भी आवेश उतना ही होता है जितना कि प्रत्येक संधारित्र पर है। यानी कि अगर मैं 1 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को हटा करके कोई भी एक नया संधारित्र लगाता हूं जो इन तीनों की तरह ही काम कर सके, तो मुझे ऐसा संधारित्र लगाना होगा जिसकी धारिता इतनी हो कि उस पर आवेश का मान इस संधारित्र पहले, दूसरे और तीसरे संधारित्र की प्लेटों पर जितना है उतना ही उस पर भी आवेश रहे। ठीक है, तो ये आवेश भी का मान उस पर भी कितना रहना चाहिए? Q ही रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये Q से Q कट गया, आपके पास में क्या रह गया? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो अब हमें तीन बातें पता चल गई है कि अगर आपको तीन संधारित्र जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे, इन तीनों संधारित्रों को हटा करके एक संधारित्र लगाना है, तो उसकी धारिता का मान कितना होना चाहिए? उसकी धारिता का मान इस सूत्र से निकाल सकते हैं, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी कि इस तुल्य संधारित्र की धारिता, इन तीनों के स्थान पर लगाए जाने वाले एक संधारित्र की धारिता का मान के मान का व्युत्क्रम, इसकी जो भी धारिता होगी उसका व्युत्क्रम इन सभी संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों 1/C1 1/C2 1/C3 के योग के बराबर होगा। तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम, श्रेणी क्रम में तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी आपको इन तीनों को हटा करके कितनी धारिता का संधारित्र लगाना है ये पता करना है, तो इस सूत्र से निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब एक और चीज कि धारिता हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं, और इन तीनों को हटा करके जो एक संधारित्र लगाया जाएगा उस पर आवेश का मान कितना होगा? जितना हर संधारित्र पर था। विभव का मान कितना होगा? सभी संधारित्रों पर जो विभव था उसके योग के बराबर। यानी तुल्य संधारित्र का आवेश निकालना है तो जितना प्रत्येक संधारित्र पर था उतना ही रहेगा। विभव निकालना है तो सभी संधारित्रों के विभव को जोड़ दीजिए, और अगर आपको धारिता निकालनी है तो आपके पास में ये सूत्र है, इस सूत्र से आप निकाल लीजिए। अब एक और खास और लास्ट बात कि अगर यहां 3 की जगह n संधारित्र जुड़े हुए होते तो इसको हम क्या कर देते? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 की जगह लिख देते 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन 1/CN। CN तक 4 होते तो 4 तक, 5 होते तो 5 तक, 6 होते तो 6 तक, और अगर सभी संधारित्रों की धारिताएं बराबर होती तो C1 की जगह भी C आ जाता, C2 की जगह भी C, C3 की जगह भी C, तो आपके पास में कुछ इस तरीके से आ जाता। कितनी बार आता है ये? n बार। अब देखो आप x को x में जोड़ा, फिर x में जोड़ा, फिर x में जोड़ा, 4 बार x जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4x। ऐसे ही 1/C को n बार जोड़ोगे, 1/C को n बार जोड़ोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? n इंटू 1/C। 4 बार जोड़ा तो 4 इंटू x आया, और 1/C को n बार जोड़ा तो n इंटू 1/C आ गया। ये किसका मान आया है? ये अपने पास में मान आ गया 1/CS का। उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो इधर तो हो जाएगा C/n और इधर हो जाएगा CS/1, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, CS को इधर ले आओ और C और n को इधर ले जाओ, तो आपके पास में आ जाएगा CS बराबर कुछ इस तरह का मान आएगा, CS बराबर C/n। अब आप सोच रहे होगे सर ये श्रेणी क्रम संयोजन करना ही क्यों है, इसका फायदा क्या है? तो श्रेणी क्रम संयोजन ध्यान से सुनिएगा क्यों काम में लिया जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन जो है वो आपको यदि कोई ऐसा संधारित्र बनाना है या ऐसा मान चाहिए धारिता का जो कि दिए गए संधारित्रों की धारिता से कम हो। जैसे मान लो आपके पास में 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र है, लेकिन आपको इनसे कम धारिता का संधारित्र चाहिए जो कि आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो इनको
श्रेणी क्रम में जोड़ करके इनसे कम धारिता का संधारित्र प्राप्त किया जा सकता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्यों जोड़ा जाता है? कम धारिता प्राप्त करने के लिए। आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, कम धारिता का संधारित्र डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर आपके पास में एक संधारित्र नहीं हो तो आप इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके और कम धारिता का संधारित्र प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन जो है वो कम धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे पाशर क्रम यानी समांतर क्रम संयोजन। कल मैंने जो वीडियो भेजा था और जो आपको एक वर्कशीट भेजी थी, आपकी इच्छा हो तो उसको सॉल्व कर लेना, इच्छा हो तो वीडियो देख लेना, इच्छा हो तो कर लेना, नहीं करो तो आपकी मर्जी है, नहीं करोगे फिर 2-3 दिन में क्लास बंद कर दूंगा। धन्यवाद।